टीचर, आप सभी का स्वागत है गोविंद गुरु के चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए सीटेट 29 दिसंबर का ईवीएस पेपर का एनालिसिस लेकर आया हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भावी पीढ़ी के समाजीकरण में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस परिस्थिति में परिवार माध्यम है। ऑप्शन फर्स्ट में दे रहा है प्राथमिक समाजीकरण का, द्वितीयक समाजीकरण का, प्राथमिक और द्वितीयक समाजीकरण का, तृतीय समाजीकरण का। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 प्राथमिक समाजीकरण का, क्योंकि परिवार का जो भूमिका होता है वो प्राथमिक होता है और द्वितीयक विद्यालय और मीडिया का होता है और प्राथमिक परिवार और आस पड़ोस का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कक्षा 3 में हमारे भोजन नामक अध्याय को पढ़ाते समय शिक्षक जोसेफ विद्यार्थियों से आपस में चर्चा करने को कहते हैं कि उन्होंने कल क्या खाया था। इस चर्चा का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन नंबर 1 संतुलित आहार क्या है, इसकी चर्चा करना। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा अपने साथियों से साझा करना कि उन्होंने क्या खाया। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा साझा करना कि क्या खाना, सामान्य भोजन की विविध पहलुओं को साझा करना। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि विविधताएं, विभिन्न, ये सब हम लोग ब्रॉड को पकड़ते हैं और ये सब पॉजिटिव वर्ड है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा भोजन की विविधता के पहलुओं को साझा करना एक दूसरे के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किससे सहयोग भावना से कार्य करवाने का अभिप्राय सीखा जा सकता है? प्रतियोगिताएं आयोजित करना, खेल और परिवार समाज और खेल। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 परिवार, समाज और खेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वातावरण को बचाने की आवश्यकता के लिए हुए कई आंदोलन को समर्थन मिला है। निम्नलिखित में से किसने 1970 में चिपको आंदोलन में निर्णायक भूमिका निभाई थी? तो ये तो आप सब लोग जानते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कक्षा 3 के अध्याय ऊंची उड़ान में पक्षियों के विषय पर चर्चा करते हुए शिक्षक टीना छात्रों से कहती है कि वे अपने आसपास की पक्षियों एवं उनकी विशेषताओं का अवलोकन करें। इस क्रियाकलाप का क्या लक्ष्य होगा? छात्रों में पक्षियों के बारे में वैज्ञानिक समझ विकसित करना, छात्रों में पक्षियों के बारे में ज्ञान का आधार विकसित करना, छात्रों में पक्षियों के प्रति रुचि विकसित करना, छात्रों में पक्षियों से संबंधित जानकारी का आधार विकसित करना। तो ऑप्शन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 विद्यार्थियों के ईवीएस सीखने के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर 1 है विद्यार्थी रैखिक रूप से सीखते हैं, अतः नए ज्ञान पिछले तथ्यों एवं जानकारी से ही प्राप्त होता है। विद्यार्थी रिक्त पात्र अथवा कोरा कागज की भांति होते हैं जिनको जानकारी एवं ज्ञान से भरना होता है, जो एक विद्यालय ही दे सकता है। सभी विद्यार्थी एक समान होते हैं तथा सीखते समय उनकी प्रतिक्रिया एक जैसी होती है। विद्यार्थियों के सीखने का तरीका सिर्फ पेचीदार होता है। प्रत्येक बच्चे अद्वितीय होते हैं। वह परिस्थितियों से सीखना एवं प्रतिक्रिया अपने ढंग से देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि बच्चों को तो हम कोरा कागज मानते ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 ऐसे ही गलत हो जाएगा। ठीक है, विद्यार्थी रैखिक रूप से सीखते हैं, अतः नए ज्ञान पिछले तथ्यों और जानकारी से प्राप्त होता है, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सीमा एक ईवीएस अध्यापिका
छात्रों को अपने आसपास की वस्तुओं को संग्रहित करने के लिए कहती है। उन वस्तुओं जैसे धातु का पेन, स्टील की चम्मच, प्लास्टिक की चम्मच आदि को पानी की बाल्टी में डालकर देखें कि वो तैरता है अथवा डूबता है। छात्रों ने पूछा कि स्टील की चम्मच क्यों डूबी और प्लास्टिक की चम्मच क्यों तैरती रही। छात्रों को घनत्व के बारे में बताना आवश्यक नहीं समझती, क्योंकि ऑप्शन में क्या दिया है, वो घनत्व की वैकल्पिक अवधारणा बना लेंगे, वे घनत्व की उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे, वे घनत्व को समझने के लिए उससे संबंधित क्रियाकलाप नहीं कर सकते हैं, वो घनत्व का प्रत्यय याद नहीं रख पाएंगे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या राइट हो जाएगा, 1। वो वैकल्पिक अवधारणा बना लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्यार्थियों के सीखने का मूल्यांकन करने के लिए फाइल या पोर्टफोलियो एक महत्वपूर्ण उपकरण है। निम्न में से कौन सा वाक्य पोर्टफोलियो को सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से परिभाषित करता है। ऑप्शन 1 में क्या है, एक निश्चित समय में विद्यार्थियों के कार्यों को एकत्रित करना, अधिकतर दिन प्रतिदिन के कार्य या विद्यार्थी को सर्वोत्तम कार्यों को चुन लेना, व्यवस्थित ढंग से विशेष व्यवहार को अंकित करना जिससे विशिष्ट पहलुओं पर ध्यान केंद्रित हो सके, विद्यार्थियों के विषय में जानकारी उनके स्वाभाविक परिवेश में एकत्रित होता है। इसका आधार पढ़ने की क्रिया में शिक्षक का अवलोकन हो सकता है। इनमें एक निश्चित समय में एकत्र एवं विश्लेषित किए गए आंकड़े होते हैं। तो देखिए, इसका काम क्या होता है कि हम बच्चों का जो भी रिकॉर्ड होता है खेलने में, पढ़ने में, लिखने में, वो सब हम पोर्टफोलियो में लिखते रहते हैं, जिससे हमें ये पता चले कि बच्चों को किस में कितना दिक्कत है, पढ़ने में क्या दिक्कत है, लिखने में क्या दिक्कत है। तो पोर्टफोलियो का काम असल में ये होता है कि बच्चों का रिकॉर्ड रखना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 में देखिए क्या दिया हुआ है, व्यवस्थित ढंग से विशेष व्यवहार को अंकित करना जिससे विशिष्ट पहलुओं पर ध्यान केंद्रित हो सके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा साधन जल के अभाव एवं उनकी किसी क्षेत्र में पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा का सर्वोत्तम माध्यम है। विश्वकोश, पाठ्य पुस्तकें, समाचार पत्र की रिपोर्ट्स, श्रव्य साधन। तो देखिए, कोई भी मतलब दिक्कत आती है, कहीं भी कुछ भी होता है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में समाचार पत्रों की रिपोर्ट्स जो है सबसे पहला काम करता है। आप पाठ्य पुस्तक के जरिए लोगों तक पहुंचाने में बात को बहुत दिन लग जाएगा, लेकिन समाचार पत्र की रिपोर्ट से बहुत जल्द, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे वीडियो लोग बना कर डाल रहे हैं, पूरा इंटरनेट पे पूरा लोग देख ले रहे हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दस्त के रोगियों को चिकित्सक परामर्श देता है कि वो अधिक मात्रा में उबाल कर ठंडा किया हुआ पानी जिसमें चुटकी भर नमक एवं थोड़ी सी चीनी मिला हो पिए। क्यों? केवल चीनी वाला पानी आंत नहीं सोख सकती। चीनी और पानी वाला सम्मिश्रित तरलता से सोखा जा सकता है। उबालने पर पानी जीवाणु रहित हो जाता है। सही बात है, किसी भी पानी को जब हम लोग उबालेंगे तो जीवाणु से रहित हो जाएगा। इसलिए चिकित्सक परामर्श देता है रोगियों को, दस्त की रोगियों को उबाल कर पानी पिएं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 केवल सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कक्षा 4 के अध्याय दुनिया मेरे घर में नामक कहानी अक्षय के बारे में है, जो बताता है कि कैसे उसकी दादी उसे अनिल के घर कुछ भी खाने या पीने के लिए मना कर सकती है। इस कहानी में बच्चों को कौन सी महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है? इस कहानी में देखिए, धार्मिक भेदभाव तो है ही नहीं, क्योंकि धर्म से कोई बात नहीं है।
का अस्तित्व, हमारे समाज में समानता और असमंजस का अस्तित्व, इसमें जाति भेदभाव, अस्पृश्यता और का अस्तित्व है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। छत पर वर्षा का पानी का संरक्षण करके भौम जल को पुनः अवशोषित किया जाता है। इस पारंपरिक विधि का उपयोग निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? आप सभी लोग जानते हैं कि राजस्थान में बहुत पानी कम होता है। ठीक है, इसलिए वहाँ पे लोग छत का पानी इकट्ठा करके उसको बाद में यूज करने लायक बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मौखिक इतिहास समाज में विशिष्ट समूहों के अनुभव का समन्वय करने का महत्वपूर्ण साधन है। इस संदर्भ में इंगित कीजिए कि कौन सा साधन इसके उपयोग में सबसे अच्छा तरह दर्शाता है। शिक्षक छात्रों से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी के नाम की सूची मौखिक रूप से प्रस्तुत करने के लिए कहें। नाम याद करने में कुछ नहीं जाता है। ठीक है, कि जाओ आप स्वतंत्रता सेनानी का नाम याद करो, उनका मौखिक रूप से सुनाओ, प्रस्तुत करो। शिक्षक छात्रों को भारत की स्वतंत्रता से संबंधित ऐतिहासिक तथ्यों को मौखिक रूप से याद करने के लिए कहते हैं। फिर याद करना नेगेटिव वर्ड आ गया। शिक्षक छात्रों से भारत के इतिहास का मौखिक प्रस्तुतिकरण करने को कहता है। शिक्षक अपने छात्रों के उनके दादा दादी या नाना नानी के स्वतंत्रता संग्राम के अनुभव को एकत्रित करने को कहता है। ये सबसे राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक कीट नहीं है? दीमक। दीमक जो देखिए, दीमक एक समाज में रहता है। मधुमक्खी का भी समाज होता है, बहुत सारे मधुमक्खी एक साथ रहते हैं। चींटी का भी समाज होता है, लेकिन विंग का समाज नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कक्षा 3 के अध्याय हम चीज़ें कैसे बनाते हैं दीपावली की कहानी किस पर केंद्रित है? घरेलू कामकाज में लिंग संबंधित भेदभाव की अवधारणा, समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक वेतन की अवधारणा, व्यवसाय की अवधारणा, शारीरिक श्रम की मर्यादा की अवधारणा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यवसाय की अवधारणा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा अबू धाबी में प्रचलित है? दिरहम। आप लोग जानते हैं। इसी में एक और क्वेश्चन पूछता है कि पानी पेट्रोल से भी महंगा है कहाँ पे? अबू धाबी में। रेत के टीले अबू धाबी में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वलसाड शहर हैदराबाद शहर के सापेक्ष किस दिशा में स्थित है? वलसाड, आप जानते हैं वलसाड गुजरात में स्थित है। जो ये भारत के नक्शा में ऐसे ऐसे जो रहता है इस साइड में, ये गुजरात का छोर है। ठीक है, और यहाँ जो है यहाँ पे हैदराबाद कहीं पे। ठीक है, तो पूछ रहा है कि वलसाड हैदराबाद शहर के सापेक्ष किस दिशा में? तो यहाँ पे नॉर्थ साउथ आप बना दीजिए और देखिए कहाँ पे है। ये नॉर्थ हो गया, ये नीचे वाला पोर्शन साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। तो नॉर्थ वेस्ट में, उत्तर पश्चिम में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ईवीएस में सहपाठी आकलन को परिभाषित करता है? यह विद्यार्थियों के कार्य करते समय उस पर केंद्रित होता है। विद्यार्थियों पर केंद्रित होता है जब वे दूसरे विद्यार्थी का आकलन जोड़े में या समूह में कर रहे हों। यह शिक्षा एवं ज्ञानवर्धन पर विद्यार्थियों के स्वयं के आकलन पर केंद्रित करता है। विद्यार्थियों के समूह में शिक्षा एवं प्रगति पर केंद्रित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा कि यह विद्यार्थियों के कार्य करते समय उस पर केंद्रित होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, कक्षा में विरोध की परिस्थिति अक्सर उजागर होते हैं। जब कोई छात्र किसी सामाजिक सांस्कृतिक विषय पर चर्चा प्रारंभ करता है
तब एक शिक्षक के रूप में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? आप छात्रों से कहेंगे कि ध्यान भंग ना करें और अध्ययन के विषयों पर ध्यान केंद्रित करें। आप छात्रों से कहेंगे कि वो कक्षा के उपरांत आपसे इस विषय पर चर्चा करें। छात्रों से कहेंगे कि वो अपने माता पिता से पूछें एवं विद्यालय में हुए विषय को न उठाएं, इस विषय को ना उठाएं। छात्रों से कहेंगे कि अपने अनुभव साझा करें और कक्षा में इस विषय पर संबोधन करें। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। उससे बोलेंगे कि अपना अनुभव साझा करो और इस पे अपना क्या अभिव्यक्त करो, संबोधन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, कक्षा 4 5वां अध्याय अनीता एवं मधुमक्खी में अनीता कुशवाहा नाम की एक लड़की की सच्ची कहानी है, जिसमें वह वर्णन एक बालिका सितारा के रूप में उजागर किया गया है। इस प्रकार की पहल का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य क्या है? दर्शाना कि लड़कियां कैसे खुश होती हैं एवं उनको प्रोत्साहन करने पर अत्यधिक बल देना। यह दर्शाना कि नारी शक्ति बालिका शक्ति किस प्रकार गतिशील है तथा समानता एवं सशक्तिकरण को प्रदर्शित करता है। दर्शाना कि किस प्रकार लड़कियां अनभिज्ञ होती हैं एवं उन्हें उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। दर्शाना कि किस प्रकार लड़कियां परिवार एवं समाज का बोझ होती हैं। नहीं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। यह दर्शाना कि नारी शक्ति बालिका शक्ति किस प्रकार गतिशील है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, मच्छर के प्रजनन की रोकथाम के लिए कई विधियां प्रस्तावित की जाती हैं। निम्नलिखित में से वो विधि ज्ञात कीजिए जो मच्छर के प्रजनन को नहीं रोकती है। तालाब एवं पानी इकट्ठा होने वाले स्थान में मछलियां डालना जो मच्छर के लार्वे को खा जाए। देखिए, ये काम करने से तो मच्छर की प्रजनन रुक जाएगी, क्योंकि जब मछलियां डालेंगे तो मच्छर के लार्वा खा जाएंगे। कूलर के पानी को सप्ताह में कम से कम 2 बार बदलें, इससे भी मच्छर का रोकथाम होगा। यदि किसी स्थान पर पानी इकट्ठा हो तो तेल का छिड़काव कर दें, क्योंकि उससे ऑक्सीजन की आपूर्ति कट जाएगी और प्रजनन रुक जाएगा। लेकिन मच्छरदानी का प्रयोग करने से क्या होगा? मच्छरदानी प्रयोग करने से आप मच्छर से बच सकते हैं, मच्छर का प्रजनन रुक नहीं सकता है उससे। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, एक अध्यापिका की इच्छा है कि उसके छात्रों में वनस्पति के बारे में समझ एवं ज्ञान विकसित हो। इसके लिए उसे निम्न में से क्या करना चाहिए? छात्रों से कहें कि वो स्वयं वीडियो देखकर पौधों को पहचानें। छात्रों को अपने साथ विद्यालय के बगीचे में चलने को कहें तथा वहाँ पर सभी पत्तियों की पहचान करने को कहें। वह छात्रों से पौधों का नाम कंठस्थ करके कक्षा में बताने को कहें। छात्रों से कहें कि विभिन्न प्रकार के पौधों के बारे में अपने माता पिता से पूछें। देखिए, कंठस्थीकरण करना एक तो यहीं पे गलती हो गया। ठीक है, वीडियो देखकर पौधों को पहचान करना ये भी उतना सही नहीं है। माता पिता से पूछना, आप खुद से देख रहे हैं, जाकर उनका नाम पता कर रहे हैं, नाम बता रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के निम्नलिखित राज्यों में ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से होकर गुजरती है? तो आप जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से होकर गुजरती है? अरुणाचल प्रदेश और असम से होकर गुजरती है। ठीक है, ये तिब्बत में भी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, कक्षा 3 के छात्रों को संचार के माध्यम विषय पढ़ाते समय फराह अपने छात्रों में अन्वेषण को प्रोत्साहन करने के लिए निम्न में से कौन सी नीति का उपयोग करेगी? छात्रों से कहेगी कि वे संचार के माध्यम के चित्र एकत्रित करें और उन्हें वर्गीकृत करें। संचार के माध्यम पर एक वीडियो दिखाएगी। छात्रों से कहेगी कि वे संचार के माध्यम पर अपने अनुभव बताएं और उन पर चर्चा करें। संचार के माध्यम पर एक पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण दिखाएगी।
तो 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर 3 हो जाएगा, ए और डी। ठीक है, ए और डी। छात्रों से कहेगी कि वो संचार माध्यम के चित्र एकत्रित करें और वर्गीकृत करें। ठीक है, और संचार माध्यम का एक पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण करें, जिसमें वो फिर से खुद से करेगी और प्रस्तुत करेगी, तो उसका पूरा का पूरा इन्वॉल्वमेंट उसमें रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, कक्षा 5 में पाठ किसके जंगल पर चर्चा करने के लिए अध्यापिका ने सूर्यमणि के सच्चे किस्से को सुनाया, जिसमें उसने एक केंद्र तोरंग की स्थापना की, जो कि दिखाता है जमीन एवं जीविका की समस्या, भूख की समस्या, वनों की समस्या, कुड़ुक संस्कृति की समस्या। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए और डी, इसका भी सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 का ए और डी इसका भी सही होगा, क्योंकि आप जानते हैं 21 में आई थिंक जनवरी के पेपर में पूछा हुआ था कि कहाँ पे कुड़ुक भाषा में जंगल को क्या कहते हैं, तोरांग कहते हैं, पूछा दिया था ऐसे। तो कुड़ुक सांस्कृतिक समस्या ये तो डेफिनेटली सही है, और ये जमीन और जीविका की समस्या है, तो ऑप्शन नंबर क्या इसका सही होगा? 25 का 4, ए और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 26 पे। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में बड़े बांधों का निर्माण के कारण स्थानीय व्यक्ति को अपने प्राकृतिक आवास को छोड़ना पड़ा। इस प्रकार की गतिविधियों को क्या कहते हैं? स्थानांतरण द्वारा बाहर जाना, इसको कहते हैं स्थानांतरण द्वारा बाहर जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चिराव नृत्य में व्यक्ति बांस की डंडियों को पकड़कर युग में एक दूसरे के आमने सामने जमीन पर बैठते हैं, जैसे कि ढोल बजाते हैं। बांस को जमीन पर पीटा जाता है। नर्तक बांस की डंडियों के अंदर और बाहर पैर रखते हैं, कूदते हैं और ताल पर नाचते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ पर चिराव नृत्य किया जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 27 का क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन फर्स्ट, मिजोरम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दिया है? 28 में, हम पके हुए भोजन को खुला या बिना फ्रीज में रखे लंबी अवधि के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कारक पके हुए भोजन को बेकार करने के लिए जिम्मेदार है? ठीक है, 28 का क्या होगा? जीवाणु। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रत्येक भोज्य पदार्थ के पैकेट पर उसे पैक करने की तिथि दी जाती है, क्योंकि प्रत्येक भोज्य पदार्थ की अपनी निर्धारित आयु होती है। सही बात है। भोज्य पदार्थ के प्रकरण और पैकिंग की अवधि में कई परीक्षण का उपयोग किया जाता है। कुछ निश्चित समय के पश्चात इसमें रोगाणु उत्पन्न हो सकते हैं जो इसको खराब कर देंगे। हमें उन भोज्य पदार्थों का उपयोग नहीं करना चाहिए जिन पर लिखा हुआ समय समाप्त हो चुका हो। ये हमारे देखने से चारों के चारों राइट आंसर है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्थान विशेष को समझ के लिए बच्चों को मानचित्र बनाने की कला का ज्ञान आवश्यक है। प्रस्तुत वाक्यों में कौन सा मानचित्र के बारे में सही है? मानचित्र सदैव यह मानकर बनाया जाता है कि व्यक्ति किसी स्थान को जमीन से देख रहा है। सही बात है। वस्तुओं, दीवारों, सड़कों आदि के लिए हम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। हम वास्तविक दूरियां नापकर उन्हीं को दर्शाते हैं। मानचित्र में उत्तर दिशा सदैव सबसे ऊपर की हाशिए पर होती है। ठीक है, तो डी तो राइट आंसर है और डी 3 में है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका
राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, एक बात और, अगर मेरा काम आपको पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें।